Now, first of all, Tushar Gupta, stand up. Now, first of all, welcome to the Guru's Classroom. एक इनिशिएटिव है हमारा कि हम क्लास को रिकॉर्ड करते हैं, तो एक बेनिफिट और है कि जिस दिन तू नहीं भी आएगा ना, तेरे पास वो वीडियो लेक्चर पहुंच जाएगा, तो आराम से चिल होके पढ़ाई करनी है। मतलब एक भी दिन का तेरा लॉस नहीं होने देंगे। इससे पहले हमारे कोचिंग में ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं, लेकिन हमने भैया कई बच्चे विशेष कारणों से छुट्टी पे रहते हैं, लेकिन रात को, दिन को, सुबह कभी तो टाइम रहता है, वो हमारे वीडियो लेक्चर्स देख सकता है। ठीक है, टेक योर सीट्स। अच्छा, एक चीज और हमने अपने स्टडी मटेरियल में चेंज किया। देखो, मैं सीखने वाला व्यक्ति हूं और मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो बच्चा है, स्टूडेंट है, वो भी हमेशा सीखता रहे। मैंने कहीं पढ़ा था कि केवल और केवल डेट मेंशन करने से हमारी मेमोरी 10% इंक्रीज होती है। तो भैया हमने एक रोज अपनी आदत बनाई थी कि रोज हम क्या करेंगे, एक डेट मेंशन करेंगे जो भी आज की है। तो आज है भैया 29/06 एंड 2026। अच्छा, कोचिंग में जब भी कोई हमारे पास नया विद्यार्थी जुड़ता है ना, हम केवल उससे दो चीजें चाहते हैं। पहला, कि वो हम पे पूरी तरह ट्रस्ट रखे, तभी जीवन में आगे बढ़ पाएगा। ये फोटो उसी का सिंबल है। अर्जुन ने आंख बंद करके अपने टीचर पर बिलीव किया। देख लो भैया, नजारा, रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन दुर्योधन वहीं अपने टीचर, जो कि उसके मामा जी थे शकुनी, उस पर बार बार व्यंग कसता था, उस पर शंका करता था कि ये मामा मेरे को जितवाएगा, करवाएगा। तो देख लो, उसकी रिजल्ट आपके सामने है। फर्स्ट ट्रस्ट तो ये। दूसरा, कंसिस्टेंसी बी अ की ऑफ सक्सेस। ये तुम सब जानते हो, मेरे को समझाने से कोई मतलब है नहीं। रोज किया गया छोटा प्रयास बड़ी सफलता का कारण बनता है। एक दिन में ही सब कुछ कर लेने से कुछ प्राप्त नहीं होता है। कबीरदास जी का एक बहुत बड़ा दोहा है, बहुत बड़ा तो क्या, बहुत प्यारा दोहा है। कौन सा दोहा है कि माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होय, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होय। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे बढ़ोगे तो ही काम होगा, हड़बड़ी में कोई काम होता नहीं है। इसलिए माहौल बनाओ। सबसे पहले अपने आसपास का माहौल बनाओ। तुम पढ़ने बैठ जाते हो, आज सर ने ये होमवर्क दिया, लो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अरे भैया, पहले माहौल तो क्रिएट करो वैसा पढ़ाई जैसा, उसके बाद में देखो क्या ही मस्त है। क्योंकि अगर मान लो तुम एक परफ्यूम की दुकान में जाके आओ, तुमको परफ्यूम नहीं लगाना, बोले सर मैं नहीं लगाता परफ्यूम, एक बार तुम घंटे 1.5 घंटे के लिए परफ्यूम की दुकान में होके बैठ के आ जाओ, तुम्हारे शरीर से ना सुगंध आएगी, खुशबू आएगी। क्यों? क्योंकि माहौल तुमने वो जिया है। अगर नेगेटिव लोगों के साथ में समय बिताओगे तो नेगेटिव पर्सनैलिटी क्रिएट करोगे। और भैया अच्छे लोगों के साथ, माता पिता के साथ, टीचर्स के साथ, अच्छे फ्रेंड्स के साथ अगर आप समय बिताओगे, किताबों के साथ आप सब ज्यादा समय बिताओगे, तो आप वैसे बन जाओगे। यहां से सोचना होता है, डिसीजन यहां से होते हैं। इन दोनों के बीच की जो कड़ी है वो है आपका सामंजस्य, आपके अंडरस्टैंडिंग। और वो अंडरस्टैंडिंग आपको माहौल देता है। कौन देता है? इसीलिए तो बोलते हैं पूत के पग पालने में नजर आता है। जैसे माता पिता वैसे हम संस्कार पद दें, क्योंकि माहौल वैसा मिलता है। कैसा मिलता है? और गुरुज क्लासरूम में आपको माहौल जो मिलेगा वो पढ़ाई का मिलेगा, पढ़ाई के साथ एंटरटेनमेंट का मिलेगा, एंटरटेनमेंट के साथ में लाइफ कोचिंग का मिलेगा। मैं अपनी क्लास में पढ़ाता कम हूं, बकवास ज्यादा करता हूं। बकवास का मतलब ज्ञान ज्यादा देता हूं, लेकिन ये ज्ञान आपकी स्टेबिलिटी के लिए, कि जो आप पढ़ रहे हैं ना, वो तो कहीं नहीं जाने वाला सर। क्यों? क्योंकि ये चीजें हम बहुत ज्ञान से, बहुत पेशेंस से, बहुत स्टेबिलिटी के साथ में आप लोगों के सामने रखते हैं। जबकि ये जो चीजें हैं वो कभी बदलती नहीं है। लेकिन इन चीजों में बदलाव लाने के लिए पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मेरे से ज्यादा ट्रस्ट आपको खुद पे होना चाहिए। इसीलिए मैं हर आंसर के बारे में तुमसे बोलता हूँ ना, आंसर शीट चेक करो। लोग है ना, कई बार तो मेरे बोलते सर आंसर शीट क्यों चेक करनी है, आप पे बिलीव है। अरे भैया, मेरे से ज्यादा खुद पे बिलीव। कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि युद्ध तभी जीतेगा जब मेरे पे तो विश्वास करेगा ही करेगा, मेरे से डबल तेरे को खुद पे होना चाहिए। और जब हम आंसर शीट चेक करते हैं तो थोड़ा सा यार डोपामिन रिलीज होता है। अरे वाह, 25 इधर दिख रहा है, 25 उधर दिख रहा है, मस्त माहौल सेट हो गया। हो गया नहीं हो गया? नाउ लुक एट द बोर्ड। तो हमारे जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है एपी, एक्सरसाइज नंबर 5 एपी। अब तुषार भैया आज नए नए जुड़े हैं, तो पहले बता चुका हूं कि 5.1 तो हमने लगभग लगभग कंप्लीट कर ली। तो अब तो बीच में से है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारी चीजें फिर से रिकॉल कर दूंगा। लेकिन आज तेरे को पढ़ना लिखना समझना कुछ नहीं है। आज इस एटमोस्फेयर को फील करना है भैया तेरे को, यार कोई नई जगह आए हैं, देखो मैं क्या सीख पाता हूँ।
वैसे मैं फर्स्ट डे जो भी यहाँ स्टूडेंट आता है उससे नहीं कहता हूँ कि पेपर पेन यूज करो, मजे से बैठ के जा, लेकिन तू भैया मेरे को पहले भी जान चुका है, साल भर तेरे साथ निकाला हुआ है, तू पेपर पेन टच कर सकता है, लेकिन उससे पहले यहाँ। अच्छा, एपी होता क्या है? एपी होता है भैया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा सर, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समांतर श्रेणी। अब आप बोलोगे सर हम तो इंग्लिश मीडियम है, अरे तो वतन है ना अपना हिंदुस्तान, तो हिंदी भी हमको पता होनी चाहिए। अच्छा, अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है? और अर्थमेटिक का मतलब होता है अंक गणित, नंबर्स मैथमेटिक्स। ऐसी मैथमेटिक्स जिसमें हम नंबर्स की स्टडी करते हैं, और विदाउट नंबर्स तो मैथमेटिक्स है ही नहीं। मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसकी जड़ें नंबर्स से बनी हुई। किससे बनी हुई है? नंबर्स हटा दो, वो पेड़ 2 ही मिनट में धराशायी। तो ये है नंबर्स की मैथमेटिक्स, जिसको हम अंक गणित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंक गणित। अच्छा, प्रोग्रेशन का मतलब मेरे से अच्छे तुम जानते हो। प्रोग्रेशन का मतलब जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखता है, तो दिन ब दिन अपने आप को बेटर बना रहा है, जिसकी उन्नति हो रही है। साहब आज मैं भैया एक सामान्य टीचर था, फिर मेरे को मैथ्स का एचओडी बना दिया गया, फिर भैया एक दिन मैं प्रिंसिपल बन गया, फिर एक दिन मैंने खुद की स्कूल खोल के डायरेक्टर बन गया। आ गई बात समझ में? इधर देख बेटा सामने, उसको हम प्रोग्रेशन कहते हैं। अच्छा, जब यही प्रोग्रेशन हम नंबर्स की करा दे तो अब एक चीज हमेशा याद रखना, बताओ ये सीढ़ियां चढ़ के आए हो तुम, तो पहली सीढ़ी रखते लास्ट सीढ़ी पे पहुंच गए क्या? वही व्यक्ति जो शॉर्टकट नहीं लेता, लॉन्ग टर्म में विश्वास करता है, वो जीवन में हमेशा सक्सेसफुल, गारंटीड सक्सेस पाता है। और जो बोलता है कि यार सर आप क्या ही हमको पढ़ा रहे हो, मैं शेयर मार्केट में लाख लगाऊंगा, करोड़ निकालूंगा, एक दिन में सक्सेस। तो भैया उसका 1 करोड़ 1 लाख रुपए कब 1000 बन जाता है तुम सबको पता है। शॉर्ट टर्म सक्सेस कभी भी भैया सक्सेस नहीं देती है। वो इंस्टेंट प्रॉफिट दे भी देगी ना, तो वो तुमसे गलत काम करवाएगी। हमेशा बिलीव हमको क्या करना है? सक्सेसिव प्रोग्रेस पे ध्यान रखना है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? नंबर्स की सक्सेसिव प्रोसेस। जैसे पहले में 1 था, अब मैं 1 से 2 बन गया, 2 से मैं क्या बन गया? 3, ऐसे चलना है। पहले में 2 था साहब, 2 से मैं डायरेक्ट क्या बन गया? 2 से मैं डायरेक्ट बन गया मान लो 8, क्या बन गया? तो फिर मैं 8 से डायरेक्ट 14 बनूंगा, क्या बनूंगा? मान लो मैं पहले 5 था, अब मैं 5 से 10 हो गया, तो 10 से 15 पे जाऊंगा। सक्सेसिव प्रोग्रेस। अगर यहां से लेकर यहां तक का डिफरेंस अगर 5 है, तो यहां से यहां तक का डिफरेंस भी क्या होना चाहिए? अगर यहां से लेकर यहां तक का डिफरेंस 6 है, तो यहां से लेकर यहां तक का डिफरेंस भी क्या होना चाहिए? इसको कहते हैं सक्सेसिव प्रोग्रेस। अगर मैं पहले स्टूडेंट था, फिर मैं टीचर बनूंगा, फिर मैं एचओडी बनूंगा, फिर मैं भैया वाइस प्रिंसिपल बनूंगा, फिर मैं भैया कोऑर्डिनेटर बनूंगा, फिर मैं प्रिंसिपल बनूंगा, फिर मैं डायरेक्टर बनूंगा। ऐसे थोड़ा ना फर्स्ट डे में गया भाई टीचर, अरे सर आप बहुत पढ़ाते हो, बहुत शानदार, आप तो प्रिंसिपल की कुर्सी पे बैठो। अगर ऐसा होने, मान लो कोइंसिडेंट हो जाए भाई साहब कि मैं, मेरी शक्ल किसी को इतनी पसंद आ जाए कि आप तो सर क्या ही ये चक्रों में पड़े हो, तो प्रिंसिपल बनो डायरेक्ट, तो सब लोग ऐसे ही ऐसा करेंगे फिर। तो बेटा इट इज पॉसिबल। एक स्कूल में 20 प्रिंसिपल हो सकते हैं क्या? 20 टीचर हो सकते हैं, 20 प्रिंसिपल। इसलिए हमको सक्सेसिव ग्रोथ पर ध्यान देना है। अब मैंने बताया था जनरल टर्म्स ऑफ एपी। जनरल टर्म्स ऑफ एपी, मान लो मैंने दुनिया का कोई नंबर लिया साहब, आप दुनिया का कोई सा भी नंबर ले लो सर, ए नंबर ले लिया आपने, ए इज अ वेरिएबल, दुनिया का कोई सा भी एक पर्टिकुलर नंबर है। इसमें मैंने एक फिक्स नंबर ले लिया डी, क्या ले लिया? अब मैं इसमें देखो, मेरे पास एक नंबर था ए, इसमें मैं एक फिक्स नंबर ऐड करूंगा ए प्लस बी। जैसे मैं यहाँ फिक्स नंबर ऐड करता जा रहा था ना, अरे सक्सेसिव प्रोग्रेस के लिए तो एक फिक्स क्राइटेरिया डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये हो गया ए प्लस डी, फिर ए प्लस डी में फिर से डी ऐड कर दूंगा, फिर ए प्लस डी में फिर से डी ऐड कर दूंगा, और एंड सो ऑन में बढ़ता जाऊंगा। अच्छा, इससे क्या बना? इससे बना ए, इससे क्या बना? इससे बना ए प्लस डी, इससे क्या बना? ए प्लस 2D, इससे क्या बना? ए प्लस 3D, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अभी तक हमको दो ही चीज समझ में आई है कि सर ये वो नंबर है जो हमको नेचर ने दिया है, कि ये ले रे, ये ले तुषार गुप्ता, अब इसको बना दे तू बढ़िया क्रिकेटर बना दे, स्टूडेंट बना दे, ये आ गया। जैसे ये इसके मम्मी पापा ने कहा तन्नू दीदी है सर, ये लो, अब आप इसको क्लास का टॉपर बना दो, तो मैं इसको एक दिन में टॉपर बना दूंगा? मैं इसको रोज एक एक क्वेश्चन सिखाऊंगा, फिर ये सीखने लगेगी, 2-2 सिखाऊंगा, फिर एक एक चैप्टर कंप्लीट कराता जाऊंगा, एक दिन इसकी पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, फिर इसको 10th क्लास पास करके 11th में बैठाऊंगा, फिर 11th पास करके 12th में बैठाऊंगा। धीरे धीरे इंक्रीमेंट करूंगा, लेकिन इक्वल इंक्रीमेंट इसमें ऐड करता जाऊंगा। एक दिन ये भैया तनु दीदी से जिला कलेक्टर तनु दीदी बन जाएगी। आगे बात समझ में? तो इसको कहते हैं हम फर्स्ट नंबर, क्या कहते हैं?
फर्स्ट नंबर कह दो या फर्स्ट टर्म कह दो, एक ही बात है। और इसको हम कहेंगे फिक्स नंबर, फिक्स नंबर। और यही जो फिक्स नंबर होता है इसी को ही हम भैया कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं कि सर ये कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस क्या है? तुम सबके बीच में मैं कॉमन डिफरेंस हूं, मैं ही पढ़ा रहा हूं तुमको, इसके अलावा कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। ऐसा थोड़ा ना तन्नू को पढ़ा के मैं निकल गया फिर कोई दूसरा टीचर आके तुमको पढ़ा रहा है। एक ही मैसेज सबको डिलीवर हो रहा है, इसी को कहते हैं कॉमन। अच्छा, किसी भी एपी जनरेशन के लिए दो ही चीजें काम आती है, एक तो फिक्स नंबर और दूसरा कॉमन डिफरेंस। अगर इस चीज को हम हमारे डेली लाइफ में यूज करें तो भैया एक ही चीज चाहिए कि हमारे कोई ना कोई पूर्वज स्टार्टिंग में रहा होगा। चलो भैया, मेरी जब आंख खुली थी तो सबसे पहले मैंने दादाजी को देखा। दादाजी से पहले कौन था हमको नहीं पता। हमने हमारे घर के फर्स्ट मेंबर कौन देखा? दादाजी। अब दादाजी के जीन हम में इंक्लूड होते जाते, पहले मेरे पापा में आए वही, फिर पापा से मेरे में आए, फिर मेरे से। तो ये तो हमारा क्या है? डीएनए है, डी फॉर डीएनए। और ये हमारे घर के सबसे बड़े सदस्य यानी कि हमारे दादाजी है। तो दादाजी से डीएनए आगे एक्सप्लोर होते जा रहे हैं और हमारा एक परिवार जो एक सदस्य से हमने देखा था वो हमारे 20, 25, 50 सदस्यों से हो गया। ऐसा ही होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि दादाजी के बाद में भैया दादाजी ने भैया एक बार में फैमिली बना दी पूरी लाइफ सेट, कि भाई मेरे को 10 बच्चे पैदा करने थे, हो गए 10 बच्चे सेट। नहीं ना, एक एक बच्चा पैदा होता है ना, इसी तरीके से। तो ये एपी जनरेशन। अच्छा, ये एपी जनरेशन की पहली टर्म है तो इसको बोलेंगे A1। क्या बोलेंगे? अच्छा, मैं तुमको ये चीज समझा चुका हूं कि अगर दुनिया के किसी भी नंबर के ऊपर कोई नंबर लिखा हुआ है तो इसको हम पावर कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? जैसे मान लो यहां पर 2 लिखा होता तो मैं लिखता A इंटू ए। क्या लिखता? अगर किसी भी नंबर के ऊपर अगर आपको कोई नंबर दिख रहा है इट विल बी पावर। अगर किसी भी नंबर के आगे कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 2A, तो इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई है। क्या है? और अगर किसी भी नंबर के नीचे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो उसकी रैंक है कि एक जगह खाली छोड़ के इस रैंक पे बैठा दो। जैसे मान लो ये A4 है तो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 नंबर पे कौन बैठा है? A बैठा है। कौन बैठा है? जैसे ये A1 है, ये A2 है, वो A3 है। क्या है? जैसे मान लो तन्नू दीदी के लिए सीट रिजर्व है, तुषार आने के बावजूद भी इस पे नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकता भाई? ये तो रिजर्व है भैया। आगे बस हमने, जैसे ये वाली बेंच मैंने किसी के लिए रिजर्व कर रखी है तो भैया इस फर्स्ट रैंक पे तुम नहीं बैठ सकते, भैया वही बैठेगा आगे। जैसे हम रेलगाड़ी में टिकट बुक करवाते हैं तो अपनी सीट रिजर्व होती है। अब दुनिया की भैया चाहे हम बैठे ना बैठे, जब तक हमारा स्टेशन चालू हो रहा है, जब तक एंड नहीं रहा, उस पर कोई बैठ नहीं सकता, या तो बैठ ही नहीं सकता, और कोई बैठ भी गया है तो हमारे आने के बाद में उसको उठना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उठना पड़ेगा। तो ये है अपनी रैंक डिसाइड करती है। क्या डिसाइड करती है? अब सुनो, जब हम ये चीजें पढ़ते जा रहे हैं तो हमने एक चीज नोटिस की। देखो, चीजें थिंकिंग में कब डेवलप होती है? उससे पहले हमको ओवरव्यू करना पड़ता है। ओवरव्यू करने के बाद में हमारी ऑब्जर्वेशन बनती है, ऑब्जर्वेशन से हमारी थिंकिंग डेवलप होती है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल समझाया था, जैसे आज तुषार हमारे पास पहली बार आया, तो तुषार आया तो इन्होंने देखा अच्छा पहले साइंस की क्लास हुई है, बाद में मैथ्स की क्लास होगी। फिर दूसरे दिन आया, फिर इसने देखा अच्छा यार फिर साइंस की क्लास हो रही है, फिर मैथ्स की क्लास होगी। फिर ये आया, फिर साइंस क्लास होगी, फिर मैथ्स की क्लास। अब इसको समझने की जरूरत है, इसकी एक पहले तो इसने ओवरव्यू किया है चल क्या रहा है, फिर इसने ऑब्जर्वेशन बनाया, अच्छा पहले साइंस की क्लास होती है, बाद में सर आते हैं। इसके बाद में इसकी थिंकिंग डेवलप हो गई। अब कोई नया बच्चा आके इससे पूछेगा ना, पहले क्या होगा? पहले तो साइंस पढ़ेंगे। ये ओवरव्यू से थिंकिंग तक का सफर है। तो हमने एक चीज नोटिस की कि सर जब फर्स्ट मेंबर था तब तो कोई डीएनए की बात हो ही नहीं रही, जब सेकंड मेंबर के पास आए तो डीएनए 1 टाइम ऐड हो रहा है, जब भैया थर्ड टर्म के पास आए तो डीएनए 2 बार ऐड हो रहा है। यानी कि हमने एक थिंकिंग डेवलप की कि सर जिस रैंक की आप बात कर रहे हो ना, डीएनए उससे कम होगा। डीएनए का मतलब कॉमन डिफरेंस, यहां समझना इशारों में। D4 डीएनए का मतलब होता है कौन सा फिक्स डिपॉजिट नंबर यहां पर ऐड कर रहे हैं। तो हमने एक थिंकिंग बनाई, सर ऐसे काउंटिंग करते अगर हम n नंबर तक पहुंच गए, n नंबर ऑफ काउंटिंग तक पहुंच गए, भाई नंबर तो इन्फिनिटी होते हैं तो कहीं तो रुकना पड़ेगा। अब जहां रुका वो नंबर कौन सा है, हमने उसको एक बार के लिए n मान लिया, n4 नंबर, कि सर कोई नंबर है वहां रुकना पड़ा। जिस टर्म की आप बात कर रहे हो, जिस रैंक की बात कर रहे हो, डीएनए यानी कि डी उससे कम है, तो भैया जब मैं nth टर्म के पास जाऊंगा तो फिक्स नंबर तो ये कॉमन, ये जो फर्स्ट नंबर है तो सब में चल ही रहा है, सब में चल रहा है ना। बताओ मैं A4 की बात कर रहा हूं तो D मेरा कितना आ रहा है? 3D, 3 आ रहा है। तो क्या मैं इस 3 को ऐसे लिख सकता हूं क्या? 4 - 1 अब लिख सकते हैं ना। वैसे ही जब हम n नंबर के पास जाएंगे तो हमको Dn-1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हालांकि ये चीजें मैं बहुत बारीकी से समझा चुका हूं, केवल और केवल आज हमारे पास नया बच्चा जुड़ा इसलिए एक बार रिकॉल करवा दिया। यानी कि हमारे पास में जनरल टर्म ऑफ एपीए निकल के आई कि सर अगर आप किसी भी n नंबर की बात करोगे
nth वाली रैंक की बात करोगे उसका आंसर आपके पास में होगा a प्लस में n-1d, और इसी चीज को हमको याद रखना है। इसी चीज से हमारा 5.1b और 5.2 दोनों क्वेश्चंस हो जाएंगे, दोनों एक्सरसाइज हो जाएंगे। अब मैं एक एक चीज फिर से समझाता हूँ। यहाँ an क्या है, nth टर्म है, क्या है nth टर्म, क्या है nth टर्म, a क्या है तो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये तो ब्रैकेट है, ये n क्या है तो n काउंटिंग है साहब, कितने नंबर्स की आप काउंटिंग कर रहे हो, वन एक फिक्स नंबर है, ये तो फिक्स है, और d क्या है कॉमन डिफरेंस, क्या है कॉमन डिफरेंस। अच्छा अब आप बोलोगे कि सर ये an को कैलकुलेट करने के लिए तो फॉर्मूला है, a को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, तो a तो फिक्स नंबर है यार, देगा अगला, ये तो कांस्टेंट वैल्यू देगा, 2 3 5 6 9 कुछ तो देगा, प्लस तुम जानते ही हो प्लस करना, n कैसे n काउंटिंग है, पूछेगा कितने नंबर है, पूछेगा ये भी। ये d कैसे कैलकुलेट करेंगे, d होता है डिफरेंस, क्या होता है, और डिफरेंस का मतलब होता है मैथमेटिक्स में किसी दो चीजों के बीच में, यानी कि डिफरेंस कभी एक सिंगल नंबर का होगा नहीं। अरे भैया मेरे से ही डिफरेंस क्या होगा रे, एक अलग मैथमेटिक्स का टीचर लाके तो कंपेयर करोगे कि कौन बढ़िया है कौन घटिया, इस दुनिया का एकमात्र मैं ही टीचर हूं, तो काहे का डिफरेंस, फिर मैं ही सबसे अच्छा हूं मैं ही सबसे बुरा, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है। डिफरेंस तब आता है जब आपके पास ऑप्शन होते हैं, क्या होते हैं, तो भैया डी कैलकुलेट करने के लिए आपको लगेगा क्या, आपको लगेगा a2 माइनस a1। अब इस चीज को रटना नहीं है, देखो यहाँ गिनती है 1 और 2, यानी कि सर जिन टर्म्स के बीच में आप डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हो वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस का जो फॉर्मूला निकल के आया वो आया भैया डिफरेंस बिटवीन टू कंसिस्टेंट टर्म, टू कंसिस्टेंट। अच्छा इस तरीके से जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि विच इज राइट, इनमें से कौन सा सही है, a2 माइनस a3 सही है, या a1 माइनस a2 सही है, या a100 माइनस a99 सही है, या फिर अच्छा इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, या फिर a0 माइनस a0 सही है, बताओ कौन सा सही है। हमने देखा कि यहां तो कोई काउंटिंग है ही नहीं, यहां भी कोई काउंटिंग नहीं है, कंसिस्टेंट काउंटिंग नहीं है, यहां भी कोई कंसिस्टेंट काउंटिंग नहीं, काउंटिंग कहां कंसिस्टेंट है, कहां कंसिस्टेंट है, और ये भी रिवर्स काउंटिंग में देखना है तुमको, यानी कि 2 के बाद में 1 देखना है, 1 के बाद 2 नहीं देखना है, 2 के बाद में 1 देखना है। जैसे काउंटिंग छोटी क्लास में सिखाते थे ना 1 to 100 और फिर 100 to 1, तो हमें 100 to 1 वाली काउंटिंग कंसीडर करनी है, यानी कि हमने देखा कि सर 100 के तुरंत बाद 99 आना चाहिए तो हमारा सही है, तो 99 आ रहा है, आगे क्या समझ में, यानी कि अगर हमें दो कंसिस्टेंट टर्म का डिफरेंस सामने दिख रहा है इट विल बी राइट, इट विल बी, और अगर कंसिस्टेंट टर्म नहीं है तो फिर वो सही भी, आ गई क्या बात समझ में। तो ये हमारे पास में पूरा एपी का है, इस छोटे से कॉन्सेप्ट से हम 5.1 के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं और 5.2 के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अब तक हमने 5.1 कंप्लीट कर ली है, 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तक हमने डिस्कस कर लिया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। अब जितने हैं उतने भैया नोट्स वगैरह तेरे को प्रोवाइड करवा दी जाएंगे, अभी के लिए तो आगे बढ़, जहां से आए वहीं से आगे बढ़ जाएंगे। चलो भैया ये फास्ट मैंने सारी चीजें रिकॉल करवा दी तुमको, लाओ बुक लाओ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा था हमारा ना, तो तुषार क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो भैया, यहां से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे इसका। अच्छा क्वेश्चन को समझते टाइम आपकी कॉपी किताबें बंद रहेगी, आपकी कॉपी किताबें खुली नहीं रहेंगी। मेरे से पढ़ने वाले अब तक सब जानते हैं कि मेरा पहला काम यही होता है कि मैं कॉपी किताबें बंद करवा देता हूँ। पढ़ाई के लिए एक कंसेप्ट बहुत जरूरी है कि आप डिस्ट्रक्शन से दूर हो जाएं। जब आपका टीचर आपके सामने खड़ा है, मोबाइल फोन तो वैसे हम रखने नहीं देते, तो तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन कौन है फिर, एक तो तुम्हारा पड़ोसी, तो तुम्हारा स्टूडेंट पास में बैठा है, तुम्हारा दोस्त, एक तो वो डिस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पर भैया बोल रहे हो आपस में, तुम्हारा खुद का नुकसान कर रहे हो। दूसरा डिस्ट्रक्शन है तुम्हारी कॉपी और किताबें, बुक्स एंड नोटबुक्स आल्सो। जब टीचर खड़ा है, अरे जब कृष्ण खड़ा है सामने फिर भगवत गीता पढ़ोगे तो सबसे दुनिया के बड़े मूर्ख तुम हो। अरे कृष्ण सामने ना हो तो भगवत गीता पढ़ो, आ गई क्या बात समझ में। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन के लैंग्वेज की बात अगर हम समझ गए तो आधा तो वैसे ही काम हो गया, फिर तो 50% तो कैलकुलेशन का होता है। इनमें पूछा जा रहा है इन द फॉलोइंग एपीज, ये एपीज है साहब, ठीक है। फाइंड द मिसिंग टर्म ढूंढनी है। जैसे आज हमारी क्लास में 6 स्टूडेंट है, मिस कौन कौन है, तो हमको
पता चल जाता है कि भाई आज तो अंकित नहीं आया, एक अमित नहीं आया, एक सिद्धि नहीं, पता चल जाता है ना। वैसे ही देखो यहाँ मिसिंग है भैया, ये बॉक्स बना हुआ है, फिर बॉक्स के बाद में 38 लिखा हुआ है, फिर बॉक्स के बाद फिर बॉक्स बना हुआ है, फिर बॉक्स बना हुआ है, फिर बॉक्स बना हुआ है, और फिर बना हुआ माइनस का 22। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसलिए थोड़ा सा बी केयरफुल। अच्छा, एग्जाम में ऐसे बॉक्स तो मिलेंगे नहीं, एग्जाम में आपको ऐसे मिलेगा A1 A2 तो ये हो गया, ये हो गया A3, ये हो गया A4, ये हो गया A5, और ये क्या हो गया A6। अच्छा, एक चीज और समझ लो, जिस नंबर ऑफ लिस्ट के अंदर चीजें एक जगह जाके रुक जाती है उसको बोलते हैं फाइनाइट एपी। क्या बोलते हैं? और अगर ये रुकती नहीं है, ऐसे चलती रहती उसको बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट टर्म्स है तो इनफाइनाइट एपी होगी, लिमिटेड टर्म्स है जैसे इस क्लास में अभी हम लिमिटेड है तो हम बोलेंगे भैया फाइनाइट स्टूडेंट है। और भैया इसमें एक कोई ऑनलाइन क्लास होती है, लाखों करोड़ों अरबों बच्चों पढ़ सकते हो, तो फिर वो क्या इनफाइनाइट क्लासेस होगी। यहां पर हम A1 से चालू हुए थे, A6 पे आके रुक गए। रैंक कौन डिसाइड करेगा? रैंक उस टर्म्स की लिस्टिंग डिसाइड करेगी। ये A1 पे है, ये A2 पे है, ये A3 पे, ये A4, ये A5, A6। अब एग्जाम में तुमको ये बॉक्स तो मिलेंगे नहीं, ये A1, A3, A4 ऐसे नंबर्स मिलेंगे, इनको तुमको ढूंढ के निकालना है। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस है वो एपी जनरेशन का है, मतलब एपी क्रिएट करके दिखाओ सर। ये आदि अधूरू एपी है, अब इसके अंदर भी आप एपी क्रिएट करके दिखाओ। अच्छा, एपी क्रिएट करने के लिए दो चीजें लगती है भैया, ए और डी। अरे मकान बनाने के लिए जैसे सीमेंट और बजरी की आवश्यकता पड़ती है ना सबसे ज्यादा, तो वही जरूरत है, ईंटें भाटे लाके जोड़ लो, क्या मकान बनेगा? क्या सीमेंट बजरी चाहिए? तो ये इसकी सीमेंट और बजरी है मान लो। अब सर पहले ये ए ही मिस है। अच्छा, डीबी कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर कोई कंसिस्टेंट टर्म होती तो यहाँ तो कोई कंसिस्टेंट टर्म भी नहीं है। अगर इन दोनों को कंसिस्टेंट माने तो ये गायब, इन दोनों को कंसिस्टेंट माने तो ये गायब, इन दोनों को कंसिस्टेंट माने तो ये गायब। तो मतलब डीबी हम यहाँ कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ना तो सर हमारे पास ए है और ना ही हमारे पास डी है। जब तक ये दोनों टर्म्स हमारे पास नहीं है, हम इसकी किसी भी टर्म्स को डिफाइन नहीं कर सकते। ये दो नंबर्स ऑलरेडी क्वेश्चन ने डिफाइन करके दे रखी है, बस इन दो के बारे में जानते हैं। अब हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। देखो, सबसे सुंदर तरीका मैथमेटिक्स में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही होता है कि जो आपको दिया हुआ है आप उसके बारे में क्या जानते हैं, और जानने के बाद में उसको आगे एक्सप्लोर करना। देखो, मैंने क्या किया कि सर ये गिवन है साहब, ये गिवन एपी है, और इस एपी में हमको ए नहीं मालूम, तो हमको फाइंड क्या करना है? एक तो हमको ए मालूम करना है, एक हमको A3 मालूम करना है, एक हमको A4 मालूम करना है, एक हमको A5 मालूम करना है। और ये भी तब आएंगे जब हमारे पास ए और डी दोनों हो। इसका मतलब आपको सर डी भी पता करना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। क्वेश्चन में तो नहीं है डी, मत निकाल के दो क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन को, लेकिन हम निकाल नहीं सकते A1, A3, A4 जब तक हमारे पास क्या नहीं आ जाए, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सीख रखा है कि एपी जनरेशन के लिए दोनों चीजें काम आती है साहब। ठीक है, हमको दे क्या रखा है सर? अब यहां से सॉल्यूशन चालू हो जाएगी। हमको दे सर A2 रखा है भाई, क्या दे रखा है? ये A2 दे रखा है ना हमको। A2 की जगह कौन है? 38। कौन है सर? हमको A2 दे रखा है, और मैंने तुमको फॉर्मूला बता ही रखा है कि जिस रैंक की बात हो रही है डी उससे एक कम होगा साहब, A प्लस डी होगा। क्या होगा? अरे जिस भी रैंक की बात हो रही है ना, फॉर्मूले में ए तो हमेशा चिपकाना है, डी उससे एक कम कर देना, यानी कि 2 की जगह बाद में A1 1D आएगा। क्या आएगा? तो फॉर्मूला बन गया A प्लस डी। क्या बन गया? नक्षत्र समझ में आ रहा है? एक एक चीज नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस रैंक की बात हो रही है डी उससे एक कम कर दो, तो यहां बन गया A प्लस डी। क्या बन गया? और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है कितनी? 38। कितनी दे रखी है? तो हम लिख देंगे 38 इक्वेशन नंबर 1। ये साहब एक मसाला तो ये तैयार होगा। दूसरा, A3 का पता नहीं, A4 का पता नहीं, A5 का भी पता नहीं, A6 हमें दे रखा है। अच्छा, A6 हमको दे रखा है, जिस रैंक के बारे में हमें पता होता है डी उससे एक कम होता है साहब। आ रहा है क्या मजा? देखो, मैथमेटिक्स पढ़ते टाइम अगर फन और एंटरटेनमेंट के साथ नहीं पढ़ोगे, समझ में नहीं आया तो कितनी मजेदार चीज है। सर जो चीज आप बता रहे हो उससे एक कम लड्डू खाना है, भला आप बोलो उधर 7 लड्डू पड़े, क्राइटेरिया कॉन्सेप्ट ये कहता है 6 ही खा सकते हो, मैंने बोला 20 लड्डू पड़े तुम 19 खा सकते हो। देखो क्या रोचक चीज है यार, क्या रूल बना रखा है, जितने लड्डू उससे एक कम खाना है। वही सीन इधर है, जिस रैंक की बात हो रही है उससे एक कम डी रखना है, कॉन्सेप्ट सीधा सीधा चलेगा। यहाँ पर एक कम, यहाँ डी क्यों रखा? क्योंकि यहाँ 2 था। बताओ अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ क्या रखता? 2D रखते। क्या रखते? अगर यहाँ 100 होता तो यहाँ क्या रखते? 99D। क्या रखते? आ रहा है कि नहीं समझ में? ऐसे मजे लेके पढ़ो। अच्छा, इस A6 की वैल्यू हमें पता है सर, क्या है? ये टीप लो यार,
एग्जाम में क्वेश्चन ने दिया हुआ है -22, इक्वेशन नंबर क्या हो गई। अब इन दोनों का यूज करके हम भैया ए और डी कैलकुलेट करेंगे। कैसे? जब हमारे पास में दो इक्वेशंस होती है, जब हमारे पास में दो इक्वेशंस होती है और दोनों को कैलकुलेट करना होता तो या तो प्लस कर दो या माइनस कर दो। तो हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों चीजें सेम है तो हम माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? तो ये हमारे पास हो गया, एक तो हो गया a प्लस में 5d जिसकी वैल्यू है -22, और एक वैल्यू है हमारे पास में a प्लस d और इसकी वैल्यू है 38। माइनस करने के लिए सारी चीजें माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस, माइनस तो प्लस हो जाता है, प्लस क्या हो जाता है? माइनस तो अच्छा, एक चैप्टर आएगा हमारे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, वहां पर मैं तुमको इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो तरीके बताऊंगा, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक इलिमिनेशन मेथड। ये इलिमिनेशन मेथड है, इसलिए इसको यहीं सीख लो ताकि वहां पर आसान हो जाए। जब दो इक्वेशंस होती है हमारे पास, देखो यहाँ कितने वेरिएबल है, एक और दो, कितने वेरिएबल है? जब दो वेरिएबल होते हैं तो सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशंस लगती है, इसीलिए देखो क्वेश्चन ने इस तरीके से सेट कर रखा है कि दो इक्वेशन बनाना इसकी मजबूरी हो गई। तो दो इक्वेशन बनके तैयार हो गई। जब दो इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है तो दो तरीके होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और इलिमिनेशन मेथड। कैसे? जैसे इस क्लास में नक्षत्र बहुत भैया परेशान कर रहा है मेरे को, तो इसके दो इलाज है, एक तो इसको इलिमिनेट कर दिया जाए कि भैया निकल तू पहली गली पकड़ के, या फिर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए कि तू उधर बैठ जा, थोड़ी देर बाद में बुलाएंगे तेरे को। ये दो तरीके होते हैं किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के। अब देखो, ये प्लस का था तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो गया, और ये प्लस है तो ये भी क्या हो गया। ऊपर वाली को नहीं छेड़ते हैं, नीचे वाली में बदलाव लाते हैं। अगर इसको नीचे रखा तो इसमें बदलाव होता, जो नीचे होगा उसमें बदलाव होगा। तो माइनस कर रहे हैं, अगर प्लस कर रहे होते तो कोई साइन चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये प्लस था, ये माइनस हो गया। जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता वो हमेशा प्लस कंसीडर किया जाता है। क्या कंसीडर किया जाता है? अच्छा, अब इनका कोई महत्व नहीं है, ये तो देखो एक बार तो मैं हटा के लिए समझा रहा हूं, लेकिन तुम एग्जाम में तो हटा नहीं सकते, पेन से लिखते हो। लेकिन ये जो प्लस है ना, उसको प्लस ना समझ के अब क्या समझना है? माइनस। क्या समझना है? माइनस। अब देखो, ये प्लस का है और ये माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। प्लस माइनस सेम वैल्यू हमेशा क्या होती है? कैंसिल आउट। जैसे अगर प्लस का 5 और माइनस का 5 लेते हैं तो जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? वैसे ये तो हो गया जीरो साहब। अब इधर देखो, ये प्लस का 5 है, ये माइनस का है, ये 5 लड्डू है, ये 1 लड्डू है, ये 5 लड्डू है, ये कितने लड्डू है? जिस वेरिएबल के आगे पीछे कुछ नहीं होता उसको वंस कंसीडर किया जाता है। क्या कंसीडर किया जाता है? नक्षत्र वन। अच्छा, ये 5 लड्डू में से कोई एक लड्डू खा जाए तो कितने लड्डू बचेंगे? 4 ही बचेंगे। अच्छा, ये भी माइनस का नंबर है, ये भी किसका नंबर है? तो बताओ, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है ना। रिजल्ट नेगेटिव आता है लेकिन होता प्लस है। तो भैया 8 और 2 कितना हो गया? 10। 1 कैरी, 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया? 6, यानी कि माइनस का 60 आ गया। कितना आ गया? अब मुझे डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो -60। बताओ, ये 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा? तो यहाँ डी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 12, सॉरी कितना हो गया? माइनस का 15। कितना हो गया? अरे 15 ही तो आता है। 4 1 जा 4, 2 कैरी हो गया, 4 5 जा 20। डिवाइड तो करना आता है ना, यानी कि डी की वैल्यू हमारे पास में आ गई -15। कितनी आ गई? सर एक काम तो हो गया, आपको चाहिए था साहब डी, डी आ गया साहब आपके पास में। कितना आ गया? माइनस का 15 आ गया। लेकिन अभी भी सर हमारे लिए तो हमारा जो क्वेश्चन जो पूछ रहा था उसका तो काम हुआ ही नहीं। हमको तो ए चाहिए था, वो ए तो आया नहीं, अब तो डी आया है। देखो, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते जाएंगे, लेकिन कितना भी लेंथी हो यार, सफर कितना भी हो, गाड़ी बीएमडब्ल्यू ले रखी है अपन ने। बीएमडब्ल्यू का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। क्या? अरे हमको 50 किलोमीटर ले जाओ चाहे 5 किलोमीटर ले जाओ, क्वेश्चन के बड़े छोटे होने से कोई मतलब नहीं अगर हमको कॉन्सेप्ट आता है तो। इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से सीखा करो। क्वेश्चंस तो भैया दवाइयां हैं, लेते जाओ निकलते जाओ। आगे बस हमने ना, इधर देखो सर, आपने डी तो कैलकुलेट कर दिया, ए कैसे निकलेगा? इस डी की वैल्यू को मैं इस किसी भी इक्वेशन में रिप्लेस कर दूंगा। इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या कहते हैं? आजकल तुमने देखा होगा भैया, आजकल फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। अरे फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, फुटबॉल के अंदर एक सब्स्टिट्यूशन प्लेयर होता है। आजकल तो तुम आईपीएल देखते हो, उसमें भी एक वो इमर्जिंग प्लेयर का एक कॉन्सेप्ट आ गया, आता है ना बीच में। क्या? इम्पैक्ट प्लेयर, उसको इमर्जिंग प्लेयर ही भी तो बोलते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर आ गया तो क्या होता है, किसी के चोट लग गई या कोई खेल बढ़िया नहीं तो दूसरा आ जाता है उसकी जगह। लेकिन तुम्हारी लाइफ में ऐसा नहीं है कि नक्षत्र की जगह कोई दूसरा क्लास लेने आ जाएगा, यानी कि हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। साहब कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूट? a2 की वैल्यू हमको दे रखी है a प्लस डी, और आगे क्या दे रखा है? 38। हम क्या करेंगे सर, इस a की, इस d की वैल्यू को इससे रिप्लेस कर देंगे। अरे ये भी तो d की वैल्यू है, तो d की वैल्यू की जगह हम क्या लिख देंगे? इस a प्लस इस d की वैल्यू की जगह हम लिख देंगे माइनस का 15, ये हो गया 38। तो a बराबर, बताओ ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा?
ये हो गया प्लस का 15, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास आ गई भैया 8 और 5 कितना होता है रे 30, 1 कैरी, 3 और 1 4 और 1 कितना हो गया 5, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 53 आ गई। क्या आ गई? बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? यानी कि सर हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले हमसे यही पूछा गया था कि a1 कितना है, इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, तो फर्स्ट टर्म अब आपके सामने है, कितनी है बेटा? अरे कितनी है? अब हमसे पूछा गया A2 पूछा ही नहीं गया, A2 तो दे रखा है पहले से। हमसे पूछा गया A3, क्या पूछा गया? तो A3 के लिए देखो क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, जितनी रैंक होती है उससे एक कम क्या होता है, यानी क्या लिखूं तनु दीदी में यहाँ पे क्या लिखूं? अरे ए से पहले ए भी तो लगाना पड़ेगा, ए प्लस में 2D लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? तो बता ए की जगह क्या रखूं? वेरी गुड, 2 की जगह 2 ही आएगा। बता इस डी की जगह क्या रखूं? माइनस का 15 निकाला है ना डी की वैल्यू, टीप टीप के लिख दो। तो इधर देखो भैया, ये हो गया 53। बताओ प्लस और माइनस क्या होता है? अच्छा मैथमेटिक्स में जो सिली मिस्टेक्स होती है ना, सिली मिस्टेक्स का मतलब होता है ना समझी वाली, कि भाई हमको आता तो था, भाई मैंने बोला पानी पी लो, अब तुम भैया बाहर जाके देख रहे हो पानी क्या, सिली मिस्टेक है ना, सामने बोतल पड़ी है पी ले। सिली मिस्टेक्स का मतलब सर हमको आता तो था, हमने जल्दी जल्दी में गलत कर दिया। तो जल्दी जल्दी में गलत नहीं करना भैया, ये प्लस दिख रहा है ये माइनस दिख रहा है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, और 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे जब कितना आएगा, और 15 2 से 30 होता है, माइनस कर दो आंसर आ जाएगा। 3 में से 0 माइनस करोगे 3 आएगा, और 5 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा। यानी कि सर हमारे पास में जो A2 है, ये जो A3 है, इस बॉक्स में क्या आएगा 23 आएगा साहब। कितना आएगा? कितना आएगा 23। अच्छा इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया A4, क्या पूछा गया? अब A4 क्या होगा बेटा, A प्लस में 3D। अच्छा A की जगह वही 53 आएगा, 3 की जगह 3, D की जगह बता क्या आएगा। अब ये हो गया हमारे पास में 53, और ये अच्छा ये प्लस है सॉरी, ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और 15 3 कितना हो गया 45। अब ये कितना हो गया 53 में से 45 माइनस करोगे तो कितना आएगा 5 और 3 कितना हो गया 8, यानी कि इस बॉक्स की जगह क्या आएगा बेटा, इसकी जगह आएगा 8। क्या आएगा? अब बताओ A5 तुम कैलकुलेट कर सकते हो क्या? A5 कैलकुलेट करके देखो देख कितना है, फिर जो भी A5 आए उसमें -15 करना। अगर माइनस का 22 आ रहा है तो सही है, अदरवाइज क्या कर दिया हमने, गड़बड़ी कर दी। क्या कर दी? चलो सबसे पहले रफ में मेरे को केवल A5 कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद में पूरा क्वेश्चन नोट कर लेना। पहले सबसे पहले A5 कहीं भी कर दो, A5 कैलकुलेट करो, केवल और केवल A5। शाबाश, ब्रैकेट में, माइनस का नंबर हमेशा ब्रैकेट में। वेरी गुड, क्या आंसर आ रहा है? हाँ देखो इधर मैंने बोला A5 निकालो, क्या निकालो? तो A5 जो होता है वो A प्लस में 4D होता है, तो शायद समझ में आ रहा है। तो A की जगह तो फिक्स नंबर है, क्या है 4 की जगह 4 है, और इसकी जगह क्या आएगा 15। बताओ ये तो 53 हो गया, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 15 4 जगह कितना हो गया 60 सॉरी, दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 7, लेकिन किसका आएगा, किसका आएगा माइनस का आएगा। अरे बड़ा नंबर किसका है? अरे घर में किसकी चलती है, बड़े आदमी की, तो यहाँ भी किसकी चलेगी, बड़े आदमी की। 53 की फेस वैल्यू में और 60 की फेस वैल्यू में बड़ा कौन है 60। अब 60 कौन से साइन के साथ में है, गलत आदमी है तो गलत आंसर देगा, तो आंसर आया -7। अच्छा अगर -7 A5 है तो A6 माइनस का 22 आना चाहिए, आना चाहिए ना। इसका मतलब इस नंबर के अंदर वो फिक्स नंबर ऐड करने पर, कौन सा फिक्स नंबर, डी हमेशा फिक्स नंबर होता है। अगर इसमें ऐड कर दूं मैं 50 तो बताओ इन दोनों को ऐड करने पर क्या माइनस का 22 आता है क्या? आता है बिल्कुल। इसका मतलब हमारा आंसर एकदम सही है, क्रॉस चेक भी हो गया। क्या हो गया? अब सुनो भैया, यहां से उतारना चालू करो। ये क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट है। पहले ये नोट करो, फिर ये नोट करो, फिर ये नोट करो। लास्ट वाला क्वेश्चन तुमने किया ही कर लिया, फिर हम लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे। अच्छा कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन इधर लिख देता हूं। कंक्लूजन में हम लिखेंगे साहब A तो ये है, A3 ये है, A4 ये है, A5। तो ये तो हमारा आया था 53, क्या आया था, ये हमारा आया था भाई साहब 23 आया था, ये हमारा क्या आया था 23, और ये हमारे पास कितना आया 8, और ये हमारे पास कितना आया 7। ये हमारा हो गया आंसर। क्या हो गया? मैंने तुमको बता रखा है, तुषार को भी पता होगा। सबसे पहले गिवन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फिर लिखते हैं फाइंड, क्या लिखते हैं
फिर लिखते हैं वी नो दैट, क्या लिखते हैं, फिर लिखते हैं सॉल्यूशन, क्या लिखते हैं, और फिर लिखते हैं कंक्लूजन। किसी क्वेश्चन को केवल और केवल सॉल्व करने से ही नंबर, और हमारी सारा माथा पच्ची चल किसके लिए रही है, नंबर्स लेने के लिए। नंबर्स के लिए भैया डेकोरेटिव अप्रोच भी काम में लेनी पड़ती है, क्वेश्चन को सजाना भी पड़ता है। शादी ब्याह में यूं ही मुंह उठा के चले जाओ, कोई बेरंडी नहीं देगा। शेरवानी वेरवानी पैर पार के भाई शानदार तिलक लगा के जाते ही नहीं जाते, तभी तो आराम से। तो वही काम इधर करना है, क्वेश्चन को डेकोरेटिव बनाना है। मैं एक दो क्वेश्चन तो मैं करवा दूंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं हमेशा समझाने पे फोकस रखूंगा, चीजें उतारना आपको इसी फॉर्मेट में। तो सबसे पहले गिवन लिखो, फिर फाइंड लिखो, फिर सॉल्यूशन लिखो, फिर यहाँ से कंक्लूजन वगैरह। ये कंक्लूजन तो लास्ट में लिखना, सबसे नोट कर लो फटाफट। और साथ में तो अब जैसे ही हमारा चैप्टर हो जाएगा ना, ये तुम अपने हाथ से तो नोट्स बनाओ ही बनाओ, ये नोट्स तो तुम्हारे पास है ही है सुंदर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे नक्षत्र भैया है साहब, नक्षत्र भैया को नक्षत्र की हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही। तुषार ने भैया जल्दी जल्दी में नोट कर लिया है तुषार की हैंड राइटिंग, लेकिन अब पल्ले नहीं पड़ रहा क्या लिखा हुआ है। उसके लिए भी हमने एक अलग से इनिशिएटिव लिया है कि हम भैया आपको नोट्स, एआई जनरेटेड नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे कि मैंने कहा था ना क्लास में कि हम हमारी क्लास में बहुत सारे इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, नई नई चीजें लेके आ रहे हैं जो आपको स्कूल के कैरिकुलम में देखने को नहीं मिलती है भैया। स्कूल में कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं देता, स्कूल में कोई नोट्स वगैरह नहीं देता। मैं सारी चीजें जो आपको एक बेटर स्टूडेंट बनाएगी वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाऊंगा, बस आपको बिलीव रखना है। आपको जैसे ही ये कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, जैसे ही एपी का चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट जो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, उसमें आपको क्या मिल जाएगी, नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। अब ये आपका है, अगर हमसे लोगे तो हम प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे तो उसका तो पैसे लगेंगे। इससे बढ़िया आप ऐसे बोलो सर कोचिंग में तो लूटते हैं, नोट्स के भी पैसे लेते हैं। तो मैं पैसों के लिए तो काम करता ही नहीं हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके ग्रुप में आ जाएंगे। अब आप कहीं ऑनलाइन पढ़ो तो कोई पैसा नहीं है। अब तन्नू दीदी को भैया आंखों में दिक्कत होती है, मैं सर मोबाइल नहीं देखती ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी मित्र किसी भी प्रिंट आउट वाली दुकान पे जा, बोल सर इसके प्रिंट आउट मार दो, 5-10 रुपए में प्रिंट आउट मार देगा, घर लाके पढ़ मजे से। या फिर खुद के नोट्स पे बिलीव है, सर मेरे को तो खुद के नोट्स पे बिलीव है, ली सर आपके सुंदर दिख रहे हैं तो मेरे से पढ़ ले, मैं भी वही नोट्स दूंगा। सर मैंने खुद ने सुंदर बनाए तो खुद से पढ़ ले। अपने लिए कोई वो बाउंडेशन नहीं है। आ गई बात समझ में? नाउ नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए भैया आगे देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा एक चीज और, कभी मैं बहुत ज्यादा पढ़ा दूंगा, कभी कम पढ़ा दूंगा, तो बैलेंस चलता रहेगा। जैसे जैसे हमारी कोऑर्डिनेशन बढ़ता, बॉन्डिंग बनती जाएगी, हम स्पीड भी बढ़ा देंगे। तो ऐसे कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए यार आज तो कुछ पढ़ा ही नहीं, आज तो बहुत सारा पढ़ लिया, आज तो सर ने क्लास ही नहीं ली। ट्रस्ट इतना मजबूत होना चाहिए कि सर एक लाइन पढ़ाए, एक अक्षर पढ़ाए, एक चैप्टर पढ़ाए, हमारे लिए सफिशियंट है। मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना तुम्हारे लिए सफिशियंट होगा। आगे बस हमने, क्योंकि क्लास में हर तरीके का बच्चा बैठा रहता है, उसको ध्यान में रख के पढ़ाना पड़ता है। देखो भैया, विच टर्म, पहले समझ लो, विच टर्म ऑफ एपी, भैया कौन सी टर्म एपी 3, 8, 13, 18 एंड डैश 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 इज 78। ये बोल रहा है कौन सी टर्म। पहले मैं इस क्वेश्चन में लिख लेता हूं, फिर मैं तुमको समझाऊंगा इसकी भाषा। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ जाना, मतलब 50% तो खत्म काम। अब 50% में केवल कैलकुलेशन बचती है। क्या बचती है? तो ये बोल रहा है भैया हमारे पास में एक एपी है साहब, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 78। पहली बात तो ये एक इनफाइनाइट एपी, क्योंकि ये डैश 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 चलता जा रहा है। ये तो इसका ही कोई टर्म है जो बताना है कि कौन से नंबर पे। इसने बोला विच टर्म फाइंड। जैसे मान लो इस दुनिया में बहुत सारे देश है, मैंने तुमसे बोला कि यार वहां युद्ध चल रहा है भयंकर, भाई साहब वॉर छिड़ी हुई है। तुम्हारा ये क्वेश्चन ना कौन सा सर, कौन सा? तो मैं नाम बताऊंगा ना, फिर मैं बताऊंगा इजराइल ईरान, इजराइल यूएसए, से बताना पड़ेगा ना। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि सर ये 78 है तो इसी की टर्म कौन सी है, कौन से नंबर की है? हमको क्या पता कौन से नंबर की। हमने बोला एन नंबर की है। कौन से नंबर की है? यानी कि हमसे पूछा जा रहा है nth टर्म। क्या पूछा जा रहा है? nth टर्म ऑफ एपी। और इसी nth टर्म ऑफ एपी को हम an बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कि सर हमसे an में ये n पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है भैया? इस an में ये कौन सी रैंक की है, ये तो n बताएगा ना। अरे ये nth टर्म जो भी है, मान लेते हैं कि सर ये तो nth टर्म है। अरे nth टर्म में भी कौन सी है, कौन सी का मतलब हमको गिनकर बताना पड़ेगा।
जैसे मेरे से अगर कोई पूछा जाए कि नक्षत्र कौन से नंबर का बच्चा है सर, तो मेरे को गिनना पड़ेगा ना 1 2, यानी कि मेरे को n नंबर गिनने पड़ेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है n की वैल्यू, किसकी वैल्यू, कि सर ये 78 तो है, कौन सी है, मैंने बोला nth टर्म है, कौन सी है, तो nth टर्म में भी ये n क्या है सर, ये कौन सा नंबर है, ये बता दो साहब। ठीक है बता देंगे। अब हम भैया वी नो दैट पे आते हैं। तो हम भैया इस an के बारे में ये जानते हैं कि सर ये जो an होगी ना, जो भी यहाँ रैंक वाला नंबर होता है ना d, उससे क्या होता है बेटा, अरे d क्या होता है, एक कम होता है ना। तो n यहाँ देखो, अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ क्या आता 3, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या आता d, यहाँ 50 होता तो यहाँ क्या था 51, तो यहाँ n है तो n से एक कम क्या हो जाए n माइनस 1। अरे समझ में आ रहा है तनु? ठीक है। अब हम सबकी वैल्यूज यहाँ चिपका देंगे। बताओ रे, a की वैल्यू क्या है, नक्षत्र a की वैल्यू क्या है, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है ना। बता इस एपी में फर्स्ट तेरे को क्या दिख रहा है, हाँ तो ए तो हमारे पास हो गया 3, क्या हो गया बेटा। अच्छा डी क्या होता है, डी तन्नू दीदी डी क्या होता है, लास्ट टर्म होती है। ऐसे देख सिली मिस्टेक मत किया करो, मैं जब भी मेरे को गुस्सा आता है एक टीचर को, हाँ कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाँ तो A2 क्या है यहाँ पे और A1 क्या है, यानी कंसिस्टेंट टर्म का डिफरेंस, तो 8 माइनस 3 कर देंगे, कितना आएगा, कितना आएगा, यानी कि सर डी भी मिल गया, क्या मिल गया। अच्छा सर यहाँ n क्या है, n की ही तो मातापोड़ी चल रही है, अरे n की ही तो मातापोड़ी चल रही है इधर, तो n के पता ही नहीं हमको क्या है। अच्छा सर an क्या है यहाँ पे, तो an तो वही टर्म है ना जिसको हम खोज रहे हैं, तो हम खोज किसको रहे हैं 78 को, तो ये हमारा क्या हो गया 78। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, अरे आपने बोला 78 कौन सी, हमने बोला nth टर्म, कौन सी nth टर्म, तो nth टर्म तो हमारे पास 78 हो गई। n हमको पता नहीं कि सर ये कौन सा है, ये कौन सा कितने नंबर वाला है, तो इसका पता नहीं। डी हमको पता था कि कंसिस्टेंट टर्म का डिफरेंस होता है डी। ए हमारे पास जो भी सबसे पहले मिल गया वही ए होता है। अच्छा अब हम कुछ नहीं करेंगे, वैसे भी फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ज्यादा बताने के लिए कुछ नहीं होता, फॉर्मूला यूज कर लो आंसर। अच्छा सबसे पहले ए एन की जगह क्या लिखेंगे, तो ये तो आ गया 78। देखो फॉर्मूले में चीजें रखते तो टीप टीप के, अब तो मेरा काम ही खत्म हो गया वैसे देखा जाए तो, अब तो टीपना है खाली, तो यहां से टीप के यहां लिख दिया। बताओ ए की वैल्यू क्या टीपनी है, हाँ तो 3 टीप लिया। अब एन की वैल्यू हम टीप सकते नहीं, हमारे पास है ही नहीं, टीपे क्या। अच्छा 1 यहाँ फिक्स नंबर है। अच्छा डी कितना निकाला तुमने, डी तुमने 5 निकाल रखा, कैलकुलेट करो। बताओ प्लस का नंबर इधर आके क्या हो जाएगा, तो ये तो हो गया 78 माइनस में 3। अच्छा ये हमारे पास हो गया n माइनस 1, ये हो गया 5। 78 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा रे 75। अच्छा ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है वो क्या में होता है, मल्टीप्लाई। अरे ब्रैकेट के बाहर क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास n माइनस 1, ये हट गया यहाँ से, तो यहाँ n माइनस 1 बचा। अच्छा 3 से इसको काटो कितनी बार जाएगा, तो 3 से जाएगा 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1 बचा, 3 5 जा 15, यानी कि 25 टाइम जाएगा। अरे कैंसिलेशन तो करना आता है ना। अच्छा इधर कितना आ गया n माइनस 1। अच्छा मुझे केवल n से मतलब है, तो ये माइनस 1 भी इधर से हटे, तो माइनस 1 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, तो ये हो गया भैया 25, ये माइनस 1 इधर आके प्लस का 1 हो गया, इधर हो गया n, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई। तो हमसे पूछा गया था कि इस एपी को बढ़ाते 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 हमें 78 तक जाना है। ये 78 कौन सा नंबर है, जैसे 3 इसका पहला नंबर है, 8 इसका दूसरा नंबर है, 13 इसका तीसरा नंबर है, 18 इसका फोर्थ नंबर है, तो ये 78 कौन सा नंबर है, तो 78 26 नंबर पे आएगा। क्या आएगा, जब इस एपी को हम बढ़ाते 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 आगे 26 नंबर तक पहुंच जाएंगे, तो 26 नंबर पे कौन आ जाएगा, 78 आ जाएगा। कौन आ जाएगा, बताओ कोई दिक्कत है क्या। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास यहीं पे। अब तुमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के जो जो पार्ट छूट गए हैं वो आपके लिए होमवर्क। आते हैं बहुत बढ़िया बात है, नहीं आते हैं मैं करवा दूंगा एक बार। और तन्नू दीदी थोड़ा दिमाग खोल के रखा कर। ऐसे डी को अगर हम क्या बता रही थी तू, डी को लास्ट टर्म, अगर डी को हम लास्ट टर्म बताएंगे तो फिर जनरेट कैसे करेंगे, ए लिखा डी लिखा काम खत्म। भाई तेरे हिसाब से फर्स्ट नंबर ए था और लास्ट टर्म डी था, तो ए पे चालू किया डी पे खत्म, फिर तो तेरा ढक्कन खुल गया। नहीं, डी हमेशा कॉमन डिफरेंस बताना है। क्या बताना है, लास्ट टर्म तो बेटा ये है लास्ट टर्म तो। अरे जहां हमारी नंबर रुक गया, जहां हमारी गिनती रुक गई, हमारी गिनती नंबर पे जाकर रुक जाती है लास्ट नंबर पे, तो लास्ट नंबर तो ये है। nth टर्म को ही हम लास्ट टर्म बोलेंगे। लास्ट 3 क्लास में यही तो बोल रहा था मैं, यहां तक चीज समझ में आई।
इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर से रिपीट करो और ये क्वेश्चन करके दिखा के फिर जाना है ना, हंसते मुस्कुराते फिर कल फिर से आना है। हम रिकॉल करेंगे चीजों को, आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे 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 हम सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। हर सैटरडे विल बी टेस्ट, ये तुमको पता ही होता है। फ्राइडे क्या नाम है तेरा, तुषार भैया, तेरे को बता देते हैं हमारा क्या सीन रहता है। हम मंडे से लेकर थर्सडे तक तो पढ़ाते हैं, एवरी फ्राइडे यहाँ डाउट सेशन चलते हैं। मतलब तू पर्सनली पूछेगा, क्या ही पता क्लास में तू पूछे ना पूछे, कई बार हमारा ऐसा होता है थोड़ा सा हम बच्चों को देख लेते हैं यार इतने सारे बच्चे क्या ही पूछे, तो उसके लिए हम हर फ्राइडे यहाँ पर डाउट सेशन रखते हैं। उसमें तो हमसे बोर्ड पे समझना चाहता है बोर्ड पे समझ ले, बेंच पे समझना चाहे बेंच पे, उस दिन हम पर्टिकुलर एक एक बच्चे को यहाँ पर कवर करते हैं। और हर सैटरडे फिर हमारा टेस्ट होता है। संडे को बैठ के मैं आराम से कॉपियां चेक करता हूँ, मंडे को फिर से हमारी पढ़ाई चालू होती है। जिस दिन डाउट सेशन होते हैं उस दिन फिर हम ये भी देखते हैं कि पिछले टेस्ट में तेरे कम नंबर क्यों आए वही साहब, तो कमियों पे भी बात होती है। अगर एवरी मंडे तुम बोलोगे तो हम एवरी मंडे भी चालू कर देंगे कि आप बोलोगे सर मेरे को तुरंत ही पता चल जाना चाहिए मेरे में क्या कमियां है। वैसे तो मैं टेस्ट पेपर पे लिख देता हूँ जो भी सजेशंस होते हैं, लेकिन तुमको जानना है कि सर मेरे नंबर कहाँ काट लिए, उन पे हम पे डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। इस तरीके से हमारी आगे की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, बस तुमको कंसिस्टेंट रहना है।